हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लियो मैथ्स। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। तो उसमें हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा का। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो हमने इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि क्या होता है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डेटा, हम किस तरीके से करते हैं, वेरियस मेथड्स हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन हमने जाना था इसके बारे में। ठीक, तो क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे कुछ आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो कुछ एस्पेरेंट्स की क्वायरी आ रही थी कि सर हमें लाइव क्लासेस चाहिए। ठीक है, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया है, हम गूगल मीट पे लाइव क्लासेस देते हैं। ठीक है बेटा, तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। ठीक है, गूगल मीट पे हमारा क्लास होता है। ठीक है, तो अगर आपको गूगल मीट पे लाइव क्लासेस चाहिए या फिर अगर आपको मेरे साथ इंटरेक्शन करनी है, कोई भी क्वायरी होगी, फेस टू फेस आपको इंटरेक्शन करनी होगी, ठीक है, तो आप गूगल मीट पे क्लासेस लाइव अटेंड कर सकते हो। ठीक, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए इस नंबर पे। ठीक है, तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड करूँगा। ठीक है, तो उसका हमने मिनिमम चार्जेस रखे हैं ₹500। ठीक है, तो 500 उसका वो आप समझो कि पेड कोर्स ही है। ठीक है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं काम की, उसमें हम स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे उस वहाँ पे गूगल मीट में। लेकिन यूट्यूब पे भी आपको सेम वही कंटेंट मिलेगा, सेम लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है, चाहे आप यहाँ पढ़ो चाहे आप गूगल मीट पे पढ़ो, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है बेटा, तो लेकिन दोनों जगह सेम कंटेंट मिल जाएगा और उसके साथ साथ नोट्स भी आपको उसी ग्रुप में मिल जाएंगे इसके। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा को। ये लेक्चर नंबर 3 है। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा कि हमने पढ़ा क्या था। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि कलेक्शन ऑफ डेटा जो है ना, ये पहला स्टेप होता है। ये स्टेप फर्स्ट होता है इस स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें हम कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं। ठीक है, या कोई भी अगर आपको स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, तो वहाँ पे ये पहला स्टेप फर्स्ट रहता है जब आपको कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। ठीक है, मैं पूरा रिवाइज करके दूंगा 5-10 मिनट में, जो हमने मतलब प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसमें इसमें 3 पर्सन को पढ़ा था। एक था इन्वेस्टिगेटर, एक था आपका इनोमरेटर और एक पर्सन था आपका रेस्पोंडेंट या फिर इंफॉर्मेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? ये वो पर्सन होता है जो स्टैटिस्टिकल सर्वे कंडक्ट करता है। ठीक है, ये क्या काम करेगा? ये स्टैटिस्टिकल सर्वे या फिर इन्वेस्टिगेशन करता है। ठीक है, और इनोमरेटर कौन होता है? इनोमरेटर को हायर किया जाता है। इसको हायर करता है कौन? हायर्ड बाय इन्वेस्टिगेटर। इसको इन्वेस्टिगेटर हायर करता है सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए। ठीक है, रेस्पोंडेंट कौन होता है? जो रेस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो ये 3 पर्सन इसमें यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि सोर्सेज ऑफ डेटा। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ डेटा हमारे पास 2 सोर्सेज है। एक है हमारे पास इंटरनल सोर्स, ठीक है, एक है इंटरनल सोर्स, एक है हमारे पास क्या? एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, तो इंटरनल सोर्स मैंने आपको बोला था, अगर आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन है ना, अगर विद इन ऑर्गेनाइजेशन हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा इंटरनल सोर्स। और अगर हम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन डेटा कलेक्ट हो रहा है, उसको बोला जाएगा एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है बेटा, उसके बाद विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो डेटा कलेक्ट होता है, उस डेटा को हम बोलते हैं क्या? इंटरनल डेटा। ठीक है, और जो आपका आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन डेटा कलेक्ट होता है, उसको बोला जाता है क्या? एक्सटर्नल डेटा। क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल डेटा। ठीक, एक्सटर्नल डेटा। उसके बाद एक्सटर्नल डेटा में हमारे पास 2 सोर्सेज होते हैं। एक होता है क्या? प्राइमरी सोर्स। एक होता है हमारा प्राइमरी सोर्स, एक होता है हमारा क्या? सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, ये सारा कुछ हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स से जो डेटा आप कलेक्ट करते हो उसको हम बोलते हैं क्या? प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा। और जो आप सेकेंडरी सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हो उसको आप क्या बोलते हो बेटा? सेकेंडरी डेटा। ठीक है, उसके बाद अब देखो, इसमें कुछ मेथड्स हमने पढ़े थे, है ना। इसमें टोटल कितने मेथड्स थे? 6 मेथड्स थे। पहला मेथड क्या था? मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहला मेथड था डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड, पहला ये था। दूसरा क्या था? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड। ठीक है, तीसरा क्या था? टेलीफोनिक मेथड। तीसरा क्या था? टेलीफोनिक मेथड। फोर्थ वन क्या था? इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट, फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉरेस्पॉन्डेंट। और क्या था फिफ्थ वन, मेल्ड क्वेश्चनियर, मेल्ड क्वेश्चनियर, ठीक है, मेल्ड क्वेश्चनियर। और क्या था नेक्स्ट, शेड्यूल था आपके पास, नेक्स्ट जो मेथड था वो था शेड्यूल, ठीक है। तो सेकेंडरी डेटा के जो हमारे पास मेथड्स है, एक होता है पब्लिशड, पब्लिश्ड डेटा या पब्लिश्ड सोर्स होता है, ठीक है, पब्लिश्ड सोर्सेस होते हैं हमारे पास, और होता है क्या, अनपब्लिश्ड सोर्स, ठीक है। तो यही आपके पहले दो तीन टॉपिक्स यहाँ से कवर हो जाते हैं। आपको दिया गया है प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, आपको दिया गया है क्वेश्चनियर के बारे में, मेल और क्वेश्चनियर और शेड्यूल के बारे में, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपके सिलेबस में है, ठीक। लेकिन इसमें हमने पढ़ा क्या, इसमें हमने पढ़ा डायरेक्ट भी पढ़ा, हमने इनडायरेक्ट को भी पढ़ा, और टेलीफोनिक भी पढ़ा, ठीक। तो आज जो हमारा क्लास है वो आज है नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास है, वो क्या है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट। इसको समझेंगे आज, इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे होता क्या है कि इन्वेस्टिगेटर जो है ना, देखो ध्यान से समझने इस बात को, इन्वेस्टिगेटर, या फिर इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर आपने देखा होगा कि ये फॉर एग्जांपल हमारी एक कंट्री है ना। इस कंट्री में कितने स्टेट्स है, 28 स्टेट्स है। कितने हैं बेटा, 28 स्टेट्स है, 28 स्टेट्स है, ठीक है। और यहाँ पे बैठा है कौन, हम बैठे हैं, ऑब्जर्वर्स बैठे हैं, हम बैठे ऑब्जर्वर्स, ठीक है। हम शाम को क्या देखते हैं, हम शाम को टीवी देखते हैं। वो टीवी हमें क्या दिखाता है, न्यूज़ दिखाता है। और न्यूज़ किसकी दिखाता है, पूरी कंट्री का, पूरी कंट्री का 28 स्टेट्स के बारे में हमें शाम के टाइम पता चलता है। अभी किस तरीके से पता चलेगा, हर एक स्टेट, हर एक स्टेट में कौन बैठते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स, कौन बैठते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स, ठीक है बेटा। हर एक स्टेट में कौन बैठेगा, न्यूज़ रिपोर्टर्स, न्यूज़ रिपोर्टर्स बैठे हर एक स्टेट में। ये इनका काम क्या है, इनका काम है कि न्यूज़ को या फिर डेटा को कलेक्ट करना। डेटा कलेक्ट करने के बाद देखो, हमारे पास न्यूज़ चैनल्स कितने, फॉर एग्जांपल आज तक है हमारे पास है एनडीटीवी, हमारे पास है फॉर एग्जांपल न्यूज़ 18, न्यूज़ 18, ठीक है। तो हर एक के कॉरेस्पॉन्डेंट्स है, फॉर एग्जांपल इसका ये कॉरेस्पॉन्डेंट है, ये कॉरेस्पॉन्डेंट है, इसका ये कॉरेस्पॉन्डेंट है, ये कॉरेस्पॉन्डेंट है, इसके भी कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं हर एक स्टेट में, हर एक स्टेट में, ठीक है। अभी कॉरेस्पॉन्डेंट्स करेंगे क्या, ये उस एरिया में डेटा कलेक्ट करेंगे कि क्या हुआ दिन में, और ये पर्सन्स फिर इस इन्वेस्टिगेटर को, इस आज तक को वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और उसके बाद यही आज तक डिस्प्ले करेगा टीवी में, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स वो पर्सन्स होते हैं जो कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टिगेटर को, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर वो क्या काम करते हैं, कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन देते हैं। न्यूज़ साल में एक बार तो नहीं होती है, तो दिन में ही 10-12 बार न्यूज़ देखते हो आप, है ना, या हर दिन न्यूज़ हमारे सामने आती है। तो ये कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स को यूज़ किया जाता है। और ये जो मेथड है ना, ये यूजुअली कौन यूज़ करते हैं, न्यूज़ चैनल वाले या न्यूज़ रिपोर्टर्स, ठीक है, न्यूज़ रिपोर्टर्स। चलो ठीक है। अब उसके बाद, अब देखो ध्यान से, अब हम क्या देखते हैं कि आज तक जो न्यूज़ दिखा रहा है ना, फॉर एग्जांपल ये जो न्यूज़ दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि ये बीजेपी की न्यूज़ दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल ये जो एनडीटीवी है ना, ये दिखा रहा है कांग्रेस की न्यूज़, या फिर ये भी चलो कांग्रेस के बारे में, चलो ये भी कांग्रेस के बारे में बोल रहा है शाम को, ये भी कांग्रेस के बारे में, और ये भी कांग्रेस के बारे में बोल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे कि आज तक जो है वो कांग्रेस की क्या तारीफें कर रहा है, ठीक है। ये इनका फेवर कर रहा है, ये इनका क्या कर रहे हैं, फेवर, इनका मतलब इनकी अच्छाई बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन एंटी टीवी क्या कर रहा है कि ये इनके अगेंस्ट में है। ये जो भी दिखा रहे हैं टीवी में, हमें लग रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल इस कंट्री के लिए ठीक नहीं है, गवर्नमेंट। न्यूज़ 18 क्या काम कर रही है कि ये क्या दिखा रहा है कि ये कभी फेवर भी है, फेवर भी कर रहा है इस गवर्नमेंट को, ये कभी इनके अगेंस्ट में भी है। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि जो ये लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं बयास भी करते हैं, क्या करते हैं, बयास भी करते हैं। जो इनको दिखाना होता है, जो इनको न्यूज़ शो करनी होती है, ये सच
एक्चुअल में वो न्यूज़ शो नहीं करते हैं, ठीक है। जो इनका असल में काम था वो बयास कर रहे हैं वहां पे। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे दंगा फसाद होता है, इस एरिया में दंगा फसाद हुआ, ठीक है, अब इनको वही दिखाना है जो इन्होंने देखा, लेकिन ये शाम को कुछ और ही दिखा रहे हैं। जो कर रहा है फॉर एग्जाम्पल इस पर्सन ने किया, दिखा रहे इस पर्सन ने किया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फिर बायसनेस कौन कर रहा है? आप बोलोगे सर ये कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पार्शियलिटी कर रहे हैं या फिर बायसनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि ये मेथड क्या है, ठीक है, और कौन यूज कर रहा है यूजुअली। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, इन्वेस्टिगेटर क्या काम कर रहा है? ये अपॉइंट करेगा, अपॉइंट करेगा किसको? किसी लोकल पर्सन को, जो उस एरिया के बारे में जानता होगा, उस एरिया की लैंग्वेज उसको पता होगा, उस एरिया का कल्चर पता होगा, ठीक है। लोकल पर्सन, या फिर इस लोकल पर्सन को बोला जाता है कॉरेस्पॉन्डेंट। क्या बोला जाता है बेटा? कॉरेस्पॉन्डेंट। और ये कॉरेस्पॉन्डेंट काम क्या करेगा? ये इसको कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंट्स अपॉइंट किए जाते हैं एट डिफरेंट प्लेसेस, एट एट डिफरेंट प्लेसेस, एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिफरेंट प्लेसेस पे अपॉइंट किए जाते हैं। उसके बाद ये कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्या काम करते हैं? ये कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं किसको? इन्वेस्टिगेटर को, इन्वेस्टिगेटर को। यहाँ पे आज तक खुद खुद नहीं आता है न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए, ये कॉरेस्पॉन्डेंट्स को भेजता है। उसके बाद वो कॉरेस्पॉन्डेंट्स ये इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर को देते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है इसके लिए? सबसे पहले ये कहाँ पे सूटेबल है, इसकी सूटेबिलिटी कहाँ पे है, ठीक है, इसके मेरिट्स क्या है और इसके डिमेरिट्स क्या है, ये 3 पॉइंट्स आपसे होने चाहिए। अब तो आप बोलोगे सर इसकी जो सूटेबिलिटी है ये वहां पे सूटेबल है जहां पे हमें क्या चाहिए? कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन चाहिए। ये मेथड वहां पे सूटेबल है जहां पे आपको क्या चाहिए? कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद आप बोलोगे सर इस एरिया में ये कंट्री का डेटा कलेक्ट करना है, तो वहां पे पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्ट हम जाए इन्वेस्टिगेटर और डेटा कलेक्ट करें। तो सर जहां पे एरिया बहुत बड़ा होगा वहां पे ये मेथड सूटेबल है। वहां पे ये मेथड क्या है? वहां पे ये मेथड सूटेबल है। तो आप बोलोगे सर जहां पे एरिया क्या है? एरिया इज लार्ज, जहां पे एरिया लार्ज होगा। उसके बाद और कुछ जहाँ पे आपको क्या, अब देखो ध्यान से मुझे आप बोलो, यहाँ पे जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं क्या आपको एक्यूरेट डेटा मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। आजकल कौन भरोसा करता है इन चैनल्स पे, ठीक है। तो हम बोलते हैं सर लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स या फिर ये मेथड वहाँ पे सूटेबल है जहाँ पे हमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती है। तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, इज नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ पे आपको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद मेरिट्स, तो मेरिट तो आप जानते हो, देखो हर एक एरिया में लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट है। शाम को 1 घंटे में हम सारी कंट्री की न्यूज़ देखते हैं। तो ये जो पूरी कंट्री का डेटा आता है ना, एक ही दिन में आता है सारा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ ये मेथड जो है ये क्या है? ये इकोनॉमिकल मेथड है। क्या है? इकोनॉमिकल मेथड है। हम बोलेंगे सर यहाँ पे टाइम कम लगता है डेटा कवर करने में। लेकिन ये जो मैं लिख रहा हूँ ना मेरिट्स, ये कंपैरिजन है किन जो हमने प्रीवियस मेथड्स पढ़े हैं, ठीक है। एज कंपेयर टू प्रीवियस मेथड्स ये इकोनॉमिकल है और टाइम कम लग जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जहाँ पे अच्छा यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन मिलती है, कंटिन्यूटी यहाँ पे है इंफॉर्मेशन की। तो ये मेरिट है। डिमेरिट क्या है? आप बोलोगे सर हमें तो ओरिजिनल डेटा नहीं मिलता है, इसीलिए हम आजकल न्यूज़ चैनल्स पे भरोसा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या है फिर? लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। यहाँ पे आपको ओरिजिनल डेटा नहीं मिलेगा। अगर ओरिजिनल डेटा मिलता तो फिर सारे लोग इन पे ट्रस्ट करते, ठीक है। यहाँ पे आपको लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी मिलती है। अब ये क्या है यूनिफॉर्मिटी? यूनिफॉर्मिटी आप बोलोगे सर ये चैनल तो कांग्रेस के फेवर में है, ये तो अगेंस्ट में है, ये फेवर में है कभी, ये कभी अगेंस्ट में है। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है यहाँ पे हेटेरोजीनियस डेटा मिलता है। और नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे बयास हो सकता है, और वो बयास करने वाला कौन होगा? आप बोलोगे सर यहाँ पे बयासनेस करेगा कौन? कॉरेस्पॉन्डेंट करेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये मेथड आपको क्लियर
हुआ होगा। ठीक है, ये मेथड नंबर कौन सा था? मेथड नंबर 4 था। उसके बाद नेक्स्ट मेथड पे आ जाएंगे, मेथड नंबर 5। मेथड नंबर 5 क्या है हमारे पास? क्वेश्चनियर। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चनियर होता क्या है? क्वेश्चनियर हमारे पास होता है, अगर हमने क्वेश्चंस बना लिए, जैसे आपका एग्जाम होता है, ठीक है, एग्जाम से पहले क्या बनता है? एग्जाम से पहले एक क्वेश्चन पेपर बनता है ना, एक क्वेश्चन पेपर बनता है। तो एक क्वेश्चन पेपर बनता है, इस क्वेश्चन पेपर को बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है क्वेश्चनियर। क्या बोला जाता है? क्वेश्चनियर। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, या तो ये आपके पास होगा रिटर्न, क्या होगा? या तो आप इसको क्या काम करोगे, या तो आप इसको लिखोगे, रिटन होगा, या फिर ये क्या होगा? ये प्रिंटेड होगा, डिजिटल फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर होगा आपके सामने, या तो ये रिटन होगा या तो ये प्रिंटेड होगा। ठीक है, अब उसके बाद जब आप क्वेश्चन पेपर बनाओगे, अब आपकी मर्जी है, या तो आप इस रेस्पोंडेंट को ईमेल करोगे, क्या करोगे? ईमेल करोगे, या फिर आप ये क्वेश्चनियर किसके हाथ भेजोगे? इनूमरेटर के हाथ, या फिर इन्वेस्टिगेटर खुद भी जा सकता है, इनूमरेटर और इन्वेस्टिगेटर के हाथ भेज सकते हो। या तो इन्वेस्टिगेटर खुद जाएगा, या तो ये इनोमरेटर के हाथ भेजेगा इस क्वेश्चन को। अगर इसने ईमेल के थ्रू भेजा इसको, ठीक है, तो इसको बोला जाता है मेल्ड क्वेश्चनियर। क्या बोला जाता है इसको बेटा? इसको बोला जाता है मेल्ड क्वेश्चनियर। इसको बोला जाता है क्या? मेल्ड क्वेश्चनियर। और अगर आपने इसको इनूमरेटर के हाथ भेजा, ठीक है, इसको बोला जाता है इनूमरेटर्स मेथड। क्या बोला जाता है? इनूमरेटर्स मेथड। या फिर इसी को बोला जाता है शेड्यूल भी। क्या बोला जाता है? शेड्यूल। ठीक है, अब शेड्यूल किस बला का नाम है? देखो ध्यान से, जब, या फिर चलो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने ईमेल के थ्रू भेजा तो इसको बोला जाएगा क्या? मेल्ड क्वेश्चनियर। और अगर आपने इसको भेजा इनूमरेटर के हाथ, तो फिर कौन सा मेथड है ये? इनूमरेटर्स मेथड। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद मेल्ड क्वेश्चनियर में क्या होता है कि क्वेश्चनियर जो है ना, क्वेश्चनियर जो है इसको फिल करेगा। क्वेश्चनियर जो है इसको फिल करेगा। क्वेश्चनियर इज फिल्ड बाय इनोमरेटर, सॉरी रेस्पोंडेंट। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर ने क्या किया काम? इन्वेस्टिगेटर ने इसको ईमेल किया। किसको ईमेल किया? रेस्पोंडेंट को। तो ईमेल के थ्रू इसके रेस्पोंडेंट तक क्वेश्चन पेपर पहुंचा। अब रेस्पोंडेंट खुद इसको फिल करेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर इसकी बात करोगे, अगर इसने इसको इनोमरेटर के हाथ भेजा, देखो ध्यान से, फॉर एग्जांपल ये इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है, ये खुद गया, किसके पास गया? खुद रेस्पोंडेंट के पास। या फिर इनोमरेटर खुद गया किसके पास? रेस्पोंडेंट के पास। क्या लेकर? यही क्वेश्चन लेकर हाथ में। अगर ये हाथ में क्वेश्चनियर लेकर गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो फिल करेगा ना, यहाँ पे जो फिल करेगा इस क्वेश्चनियर को, वो करेगा कौन? इन्वेस्टिगेटर। या तो इन्वेस्टिगेटर उसको फिल्ड बाय, इस क्वेश्चनियर को फिल करेगा कौन? इन्वेस्टिगेटर। या फिर कौन बेटा? इनोमरेटर। तो अगर इसको इनोमरेटर ने, इन्वेस्टिगेटर ने फिल किया, तो तब हम इसको बोलेंगे क्या? शेड्यूल। तो शेड्यूल क्या है फिर? क्वेश्चनियर फिल्ड बाय इनोमरेटर। ठीक है, क्वेश्चनियर फिल्ड बाय इनोमरेटर। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? कौन कहाँ पे सूटेबल है? देखो, कौन कहाँ पे सूटेबल है? अगर मैं बोलूंगा कि फिर ये जो क्वेश्चनियर है, ये इसकी सूटेबिलिटी कहाँ पे है? आप बोलोगे सर ये वहां पे सूटेबल है जहां पे हमारे पास एरिया इज वेरी लार्ज। एरिया इज, अगर एरिया बहुत बड़ा होगा, जहां पे पॉसिबल नहीं होगा एक इन्वेस्टिगेटर के लिए, एक इनूमरेटर के लिए उस एरिया को कवर करने के लिए, तो फिर वो क्या काम करेंगे? एट ए टाइम वो मेल करेंगे सारे रेस्पोंडेंट्स को। ठीक है, इसी तरीके से सूटेबल कहाँ पे है? जहाँ पे इन्फॉर्म, अब देखो अगर मेल किया गया है, तो ये जो रेस्पोंडेंट है ना, ये फिर एजुकेटेड होना चाहिए, इसको आना चाहिए ये ईमेल चलाना। तो फिर ये सूटेबल मेथड है। फिर क्या है ये? सूटेबल मेथड। आप बोलोगे सर जहाँ पे इन्फॉर्मेंट क्या होगा? इन्फॉर्मेंट, इन्फॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड। इन्फॉर्मेंट क्या होना चाहिए? एजुकेटेड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड, अब
यहाँ पे अगर ईमेल किया गया है, यहाँ पे कोई भी इन्यूमरेटर यूज नहीं किया गया है, इसका मतलब कोई कुछ बात सीक्रेट में चाहिए इस इन्वेस्टिगेटर को। इनको सीक्रेट में इसका आंसर चाहिए ताकि इन्यूमरेटर को पता नहीं चलना चाहिए या फिर थर्ड पर्सन को पता नहीं चलना चाहिए। तो हम बोलेंगे सर ये वहां पे सूटेबल है जहां पे मुझे इंफॉर्मेशन टू बी केप्ट सीक्रेट। ठीक है बेटा, तो ये वहां पे सूटेबल है। लेकिन जब हम इसके ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे इसकी सूटेबिलिटी, ये कहाँ पे सूटेबल होगा, सूटेबिलिटी। अब देखो एज कंपेयर टू मेल्ड क्वेश्चनियर यहाँ का एरिया छोटा होगा, लेकिन जब आप ओवरऑल बात करोगे, ठीक है, तो ये भी जहाँ पे एरिया क्या होगा, एरिया इज वेरी लार्ज, जहाँ पे एरिया क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जितने भी हमने प्रीवियस मेथड्स पढ़े हैं, लेकिन अगर आप एज कंपेयर टू मेल्ड क्वेश्चनियर पढ़ोगे ना, ठीक है, अगर इसके कंपैरिजन में आप बोल रहे हो तो फिर यहाँ पे एरिया कम होगा एज कंपेयर टू मेल्ड क्वेश्चनियर। क्यों, यहाँ पे इंडिविजुअल को, इस इन्वेस्टिगेटर को, इन्यूमरेटर को खुद जाना है, तो उसमें उसमें टाइम भी लग जाएगा, कॉस्ट भी लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप इसके कंपैरिजन में बोलोगे तब यहाँ पे इस मेथड में एरिया कम कवर होगा, लेकिन इस एरिया में ज्यादा कवर होगा। ओवरऑल जब आप बात करोगे तो यहाँ पे एरिया इज लार्ज, वहां पे ये सूटेबल बिल्कुल है। उसके बाद दूसरा मेथड, ये दूसरे सूटेबिलिटी, यहाँ पे अब अगर इन्वेस्टिगेटर जा रहा है रेस्पोंडेंट के पास, इन्यूमरेटर जा रहा है इस रेस्पोंडेंट के पास, तो इस इन्वेस्टिगेटर को और इस इन्यूमरेटर को उस एरिया की लोकल लैंग्वेज, वहाँ का कल्चर पता होना चाहिए। वहाँ की लोकल लैंग्वेज, वहाँ का कल्चर, ठीक है, वहाँ का रहन सहन, सारा कुछ उसको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेरिट्स क्या है इनके, देखो इसके मेरिट्स, क्या है, मेरिट्स इसके है कि ये इकोनॉमिकल है ना, ये बहुत सस्ता पड़ेगा। क्यों, एक ईमेल करना है, सारों को हो जाएगा वो। ठीक है, यहाँ से आपको ओरिजिनल डेटा मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, ओरिजिनल डेटा मिलेगा, और हम उस पे भरोसा, फेयरली रिलायबल। अब फेयरली रिलायबल का क्या मतलब है, देखो ये जो मैंने यहाँ पे फेयरली रिलायबल लिखा, इसका क्या मतलब है, रिलायबल होता है किसी चीज पर भरोसा करना। ये जो डेटा यहाँ से मुझे मिलेगा, अब जो रेस्पोंडेंट एक सेकंड, अब जो ये रेस्पोंडेंट मुझे रेस्पॉन्ड देगा, हो सकता है कि वो गलत भी दे सकता है, तो मैं ज्यादा भी इस पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें हमें डेटा मिलेगा वो क्या होगा, वो फेयरली रिलायबल होगा, ज्यादा भी भरोसे वाला डेटा नहीं होगा और इतना भी नहीं होगा कि हम उस पर पूरा भरोसा ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि फेयरली रिलायबल। और उसके बाद मेरिट क्या है कि यहाँ पे वाइड एरिया कवरेज होगी। डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं, डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं, डिमेरिट्स हो सकते हैं सर, पहला हो सकता है कि ये जो रेस्पोंडेंट है, इसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है इसमें। इसके पास ईमेल आया, जैसे हमारे पास दिन में बहुत सारे ईमेल्स आते हैं और हम उनको रेस्पॉन्ड ही नहीं देते हैं, हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि देखो ध्यान से, यहाँ पे इन्फॉर्मेंट बयास्ड हो सकता है, क्या हो सकता है, ये बयास्ड हो सकता है, ये गलत आंसर दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो ये डेटा देगा वो लेस एक्यूरेट होगा। तो यही इसके क्या है बेटा, ये इसके डिमेरिट्स है। तो डिमेरिट्स आर ऑल विद रेस्पेक्ट टू रेस्पोंडेंट, इन्वेस्टिगेटर की तरफ से ज्यादा आपको इसमें डिमेरिट्स नहीं मिलते हैं। इन्वेस्टिगेटर की तरफ से एक इसमें डिमेरिट मिलेगा, वो है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि अब जो इसने क्वेश्चंस बनाए हैं उनमें वो कोई चेंजेस नहीं ला सकता है। क्यों, क्योंकि वो रेस्पोंडेंट तक पहुंच गए हैं, वो रेस्पोंडेंट तक पहुंच गए, तो वहां पे अब ये क्वेश्चंस को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये इसके डिमेरिट्स है जो ऊपर मैंने बताए। अब आ जाओ इस मेथड पे, इसके मेरिट्स क्या है, इसके मेरिट्स आप बोलोगे सर, पहला जो इसका मेरिट है, पहला जो इसका मेरिट है
वो है वाइड कवरेज, जो ऊपर भी हमने बोला, एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे आपको मोर एक्यूरेसी मिलेगी। अब क्यों मिलेगी ज़्यादा एक्यूरेसी? आप बोलोगे सर क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद जा रहा है इसके पास, इन्यूमरेटर खुद जा रहा है इसके पास, ठीक है। तो एक्यूरेट रिजल्ट मिल सकता है, एक्यूरेसी ठीक ठाक मिलेगी आपको। और क्या यहाँ पे अब ये जो रेस्पोंडेंट है ये ज़्यादा बयास कर सकता है, कम बयास करेगा? आप बोलोगे सर ये कम बयास करेगा। क्यों कम करेगा? क्योंकि इसके सामने कौन है? इन्वेस्टिगेटर और इन्यूमरेटर है, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो डेटा मिलेगा वो इम्पार्शल होगा। क्या होगा? इम्पार्शल होगा, उसमें पार्शलिटी नहीं होगी, ठीक है। और हमें जो डेटा मिलेगा वो कंप्लीट होगा, कंप्लीटनेस होगा, ठीक है। जो डेटा आपको मिलेगा, क्योंकि आप इन्यूमरेटर खुद जा रहे हो तो आप उसको पूरा का पूरा वो फॉर्म, वो क्वेश्चनेयर फिलअप करा के वापस लोगे। लेकिन ईमेल में उसकी मर्जी है, वो कोई क्वेश्चन ऐसे भी ब्लैंक भी छोड़ सकता है। तो इसमें आपको इनकम्प्लीट डेटा मिल सकता है और इसमें आपको कंप्लीट डेटा मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इसके डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं? इसके डिमेरिट्स आप बोलोगे सर डिमेरिट है मतलब खुद जा रहा है इनोवेटर, है ना, खुद जा रहा है इन्वेस्टिगेटर, तो ये इकोनॉमिकल अब नहीं बना। ये क्या बना? ये बना एक्सपेंसिव, इनका अब खर्चा भी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इनोमरेटर को अवेलेबल रहना ज़रूरी है, ठीक है। और ये क्या है? ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। और यहाँ पे एक डिमेरिट है, वो है पार्शियलिटी या बयास कर सकता है कौन? जो इसके पास पहुंचेगा, इन्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर बयास कर सकता है, इन्वेस्टिगेटर और इन्यूमरेटर दोनों में से जो भी जा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो हमने ये कौन सा मेथड था? ये फिफ्थ मेथड था, ठीक है। और फिफ्थ में ये पहला है मेल्ड क्वेश्चनियर, और ये आपका बी पार्ट है शेड्यूल, ठीक है, या फिर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर, ठीक है। तो हो गए सारे मेथड्स। अब उसके बाद नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे इसमें? क्वालिटीज। इस जब हम क्वेश्चनियर बनाते हैं, क्वालिटीज ऑफ क्वेश्चनियर, जब हम ये क्वेश्चनियर बनाएंगे बेटा, तो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए इस क्वेश्चन पेपर के, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बस, अगर देखो जेकेएसएसबी का एग्जाम होने जा रहा है ना, अब तो पोस्टपोन हो गया, लेकिन और भी आगे एग्जाम्स है। तो जेकेएसएसबी में कितने क्वेश्चन होते हैं जूनियर असिस्टेंट में? तो हम बोलेंगे सर 80 क्वेश्चन होते हैं ना। और कितने मिनट्स होते हैं? 80 मिनट्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो इसका ये मतलब है कि अगर इनको 80 क्वेश्चंस पूछने हैं तो बस 80 तक ही ये पूछ सकते हैं, ये 81 नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वालिटी होनी चाहिए ना, तो हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद और क्या क्वालिटी होनी चाहिए? आप बोलोगे सर क्वेश्चन पेपर सिंपल होना चाहिए, वर्डिंग्स जो हम यूज करेंगे वो सबको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन पेपर में एक सिंपलिसिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिंपलिसिटी होनी चाहिए, ठीक है। और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सर हमें ऑर्डर में रखने चाहिए क्वेश्चन। जैसे अगर जूनियर स्टूडेंट का एग्जाम हो रहा है, ठीक है, जूनियर स्टूडेंट का एग्जाम होने जा रहा है सर, इसका ये ऑर्डर होना चाहिए, पहले हमें जीके मिलना चाहिए सेक्शन, उसके बाद हमें इंग्लिश सेक्शन मिलना चाहिए सर, उसके बाद हमें रीजनिंग या रीजनिंग प्लस क्वांट मिलना चाहिए, और उसके बाद हमें क्या मिलना चाहिए? कंप्यूटर। तो हमें इस सीक्वेंस का खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये क्वालिटी है इसकी, ठीक है। तो हम बोलेंगे प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, अब अगर आपका जूनियर स्टूडेंट का एग्जाम है तो क्या यहाँ पे एग्जामिनर पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता है आपको? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको अवॉइड करने चाहिए क्या? पर्सनल क्वेश्चंस। तो अवॉइड करने चाहिए क्या? पर्सनल क्वेश्चंस, पर्सनल क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और क्या क्वालिटी होनी चाहिए? और क्वालिटी होनी चाहिए नॉन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होने चाहिए। इसका क्या मतलब है? कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, देखो ध्यान से, इसका क्या मतलब है? आप बोलोगे सर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन इन्होंने फ्रेम किया,
ऐसा कोई क्वेश्चन इन्होंने फ्रेम किया जिसकी वजह से कोई रिलीजन हर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलीजन हर्ट हो जाएगा, तो वो बाद में क्या बन जाएगा? कंट्रोवर्शियल बन जाएगा। ठीक है, तो वो ही फिर कंट्रोवर्शियल बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे वो रिलीजन बोलेगा कि हमारे बारे में ऐसा क्यों क्वेश्चन फ्रेम आउट किया था। ठीक है, तो ये हमारे मतलब ईमान के खिलाफ है या फिर हमारा फेद ऐसा है। ठीक है, तो नॉन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछने चाहिए। उसके बाद और क्या होना चाहिए? प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस। अब प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस तो आप जानते ही हो, जो भी आपने आज तक एग्जाम्स दिए हैं, पहला पेज जो होता है उस पहले ही पेज पे आपको क्या दिया जाता है? इंस्ट्रक्शंस। आप पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, जो कोई भी नहीं पढ़ता है ना, हम में से कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है, उसमें लिखा जाता है कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, 80 मिनट्स से हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। ठीक है, और एक चीज होना चाहिए कि उसमें लिख कर होना चाहिए कि रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। जब आप इसको फिल करोगे उसके बाद इसको वापस रिटर्न करना। ठीक है, और इम्पोर्टेंट दो है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। एक तो हमें अवॉइड करने चाहिए लीडिंग क्वेश्चंस, लीडिंग एंड लोडिंग क्वेश्चंस। इनको हम आगे समझेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में ये होते क्या है। ठीक है, लीडिंग एंड लोडिंग क्वेश्चंस हम आगे समझेंगे, यही हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक, उसके बाद अवॉइड अवॉइड डबल बैरल्ड क्वेश्चंस। अब इसका क्या मतलब है डबल बैरल्ड क्वेश्चंस? अब देखो ध्यान से, डबल बैरल्ड क्वेश्चंस का ये मतलब है कि अगर मैंने आपसे पूछा आपने खाना खाया, आपने बोला हाँ, तो ये हुआ क्वेश्चन मेरा। ठीक है, लेकिन जो मैंने बोला हैव यू ईटन योर फूड, आपने बोला यस। अगर मैंने आपको बोला कि कितने बजे खाया, क्या था खाने में, तो ये अब डबल क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो हमें डबल क्वेश्चन उसको क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन, सॉरी, ये कुछ क्वालिटीज है क्वेश्चनियर की। और उसके साथ साथ हमें इस क्वेश्चनियर को प्री टेस्ट करना चाहिए, जिसको आप बोलते हो क्या? पायलट सर्वे। क्या बोला जाता है इसको? पायलट सर्वे। ये भी हम आगे पढ़ेंगे पायलट सर्वे होता क्या है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ क्वालिटीज है इस क्वेश्चनियर के। उसके बाद नेक्स्ट, इस क्वेश्चनियर को किस तरीके से बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वेश्चनियर। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनियर। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनियर। अब देखो ध्यान से, हम क्वेश्चनियर को बनाएंगे किस तरीके से। सबसे पहला जो चीज है, हमें डिटरमाइन करना है क्या? डिटरमाइन करना है हमें क्या? डिटरमाइन रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च ऑब्जेक्टिव, अब इसका क्या मतलब है? रिसर्च ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है? देखो, JKSSB को क्वेश्चन पेपर क्वेश्चनियर बनाना है। क्या बनाना है? क्वेश्चन पेपर इनको बनाना है, जिसको आप बोलते हो क्वेश्चनियर। तो इनको सबसे पहले रिसर्च ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना है कि ये पेपर किन के लिए बनाना है। जूनियर असिस्टेंट के लिए बनाना है, कांस्टेबल के लिए बनाना है, किन के लिए बनाना है? तो सबसे पहले इनको क्या काम करना है? रिसर्च ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चनियर किसके लिए बनेगा। उसके बाद दूसरा, टाइप ऑफ क्वेश्चनियर। टाइप ऑफ क्वेश्चनियर क्वेश्चनियर टू यूज। अब मुझे कौन सा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने चाहिए? जैसे मेरे पास है, क्या मैं ट्रू फॉल्स पूछूं, क्या मैं MCQ टाइप पूछूं, क्या मैं फिल इन द ब्लैंक्स पूछूं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछूं। तो इसके बाद इसको ये आइडेंटिफाई करना है, पहले रिसर्च ऑब्जेक्टिव, उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड। जब ये भी इसने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद ये डिटरमाइन करेगा क्या? कंटेंट ऑफ इंडिविजुअल। अब इसका क्या मतलब है कंटेंट ऑफ इंडिविजुअल? बहुत इजी है ये सारे समझना। कंटेंट होता है जैसे हमारा सिलेबस होता है। ठीक है, अब देखो सिलेबस हमारा जूनियर असिस्टेंट का फिक्स है, जीके है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ है, कंप्यूटर। तो इसको पहले कंटेंट देखना है क्वेश्चनियर बनाने के लिए, मेरे पास कौन सा कंटेंट मतलब दिया गया। ठीक है, अगर ये जूनियर असिस्टेंट में फॉर एग्जांपल आपसे पूछेगा स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस, तो ये इसका कंटेंट ही नहीं है, तो ये तो नहीं पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके बाद
पहले रिसर्च ऑब्जेक्टिव, उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद कंटेंट, उसके बाद वर्डिंग्स ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद इसको क्या करना है, डिटरमाइन वर्डिंग्स ऑफ क्वेश्चन। अब इसको वैसे वर्डिंग्स, देखो वर्डिंग्स ऑफ क्वेश्चंस का ये मतलब है कि इसको वैसे वर्डिंग्स यूज करने हैं जो कि सबको समझ आ जाएंगे। ऐसे वर्डिंग्स बिल्कुल भी ये यूज नहीं कर सकता है कि जो कॉम्प्लिकेटेड होंगे समझने के लिए, ठीक है, जो हमें समझ में नहीं आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी वर्डिंग्स इसको समझ ये यूज करने हैं ताकि सबको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मैं बोलता बयास, तो शायद आप में से 10% स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता बयास क्या होता है, ठीक है। तो अब जब आपने पढ़ा तब आपको समझ आया, ठीक है। तो हमें वैसी वर्डिंग्स क्वेश्चनियर में यूज करनी होती है जो सबको समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइन कंटेंट, उसके बाद डिटरमाइन वर्डिंग्स, उसके बाद डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस। तो सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस का क्या मतलब है बेटा? सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस का मतलब जैसे हमारे पास होता है क्वेश्चन पेपर, सबसे पहले रहता है एमसीक्यू टाइप, फिर होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, है ना, फिर होता है शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, फिर होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप। तो ये हमें किसी किसी क्वेश्चनियर में सीक्वेंस रखना भी होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर जेकेएसएसबी की बात करोगे या जो भी आपको ये मॉक टेस्ट देते हो ना, तो आपको सबसे पहले मिलेंगे इजी क्वेश्चंस, फिर मॉडरेट होते हैं, फिर एडवांस होते हैं, ठीक है। ये भी एक सीक्वेंस है, तो हमें सीक्वेंस का भी खास ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट और क्या काम करना है आपको? अब हम क्या काम करेंगे, अब हम प्री टेस्ट करेंगे, अब हम समझेंगे इस प्री टेस्ट को और या फिर इस पायलट सर्वे को, ठीक है बेटा। पायलट सर्वे देखो ध्यान से, जब भी क्वेश्चन पेपर बनता है उसके बाद हम एक प्री टेस्ट करते हैं, मतलब हम किसी एक्सपर्ट को ये पेपर देते हैं एज ए सैंपल, और वो देखता है या फिर वो इसको सॉल्व करता है, उसके बाद देखता है क्या 80 क्वेश्चंस 80 मिनट्स में सिंपलीफाई होंगे कि नहीं। क्या इसमें ऐसा कोई तो क्वेश्चन नहीं है जिसमें ज्यादा 1 मिनट से ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि 80 क्वेश्चंस 80 मिनट का क्या मतलब है, 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1 मिनट। तो अब प्रीटेस्ट इसलिए हो रहा है कि इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है कि जिसमें क्वेश्चन को 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है या 10 मिनट किसी क्वेश्चन में लग रहे हैं, ठीक है। तो प्री टेस्ट इसीलिए होता है। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में भी होता है। जब भी कोई गुड बनता है ना, या कोमोडिटी जब भी बनती है, जब भी कोई चीज बनती है ना, तो यहाँ से फिर सैंपल उठाया जाता है और उस सैंपल को देखा जाता है कि क्या ये फिट फॉर मार्केट है कि नहीं, फिट फॉर मार्केट है कि नहीं, क्या ये चलेगा मार्केट में कि नहीं। तो इसके लिए हम सैंपल उठाते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन ईयर में भी हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, प्री टेस्ट देने से पहले हम पहले खुद उसको चेक करते हैं एक बार, इसमें वर्डिंग सारे सही से है, सीक्वेंस सही से है, या फिर इसकी लेंथ ऑफ क्वेश्चन सही से, क्वेश्चन ईयर की ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए, इसका कंटेंट सही है, टाइम बराबर है, ठीक है। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं है जिसमें 10 मिनट 20 मिनट लग सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, प्री टेस्ट। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, फिर लास्ट में होता है रिवीजन और फाइनल ड्राफ्ट, और आपके सामने फिर क्वेश्चन पेपर आता है फाइनल ड्राफ्ट, ठीक है बेटा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्वेश्चनियर, उससे पहले पढ़ा लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट, ये कहाँ यूज होता है, मेरिट्स सूटेबिलिटी डिमेरिट्स, क्वेश्चनियर मेलर क्वेश्चनियर इनोमरेटर, ये शेड्यूल। उसके बाद पढ़ा हमने, उसके बाद क्या पढ़ा, क्वालिटीज ऑफ क्वेश्चनियर। उसके बाद हमने पढ़ा कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनियर। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा कि देखो, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ये रहेगा टॉपिक, वो है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अभी हमने प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के डिफरेंस नहीं देखे, वो तो इजी है, उसमें 10 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको बेसिक्स आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो जितना इसमें बेसिक्स रहेगा ना, वो हम सारा कुछ कंप्लीट करेंगे, और ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो हम छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अच्छा, एक पॉइंट में यहाँ पे भूल गया, ठीक है, जो मैंने कहीं पे देखा था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चनियर है ना, इसको बोला जाता है, इस क्वेश्चनियर को बोला जाता है क्या, हार्ट ऑफ सर्वे ऑपरेशन। ये शायद एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है।
तो इसको क्या बोला गया है, हाटा सर्वे ऑपरेशन। ठीक है, क्वालिटीज हमने पढ़े, उसके बाद कंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ा, शेड्यूल भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या, कुछ और भी इम्पोर्टेंट इंटरव्यू मेथड्स है। ये तो हो गए हमारे सारे इंटरव्यू मेथड्स। ठीक है, हो गए हमारे सारे डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट भी पढ़ा हमने, डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड भी हो गया, इनडायरेक्ट भी हो गए, हम विटनेस से बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम टेलीफोन पे भी इंटरव्यू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट भी इंटरव्यू कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम मेल्ड क्वेश्चनियर, हम ईमेल पे भी इंटरव्यू कर सकते हैं, हम शेड्यूल के थ्रू भी इंटरव्यू कर सकते हैं, नोमिनेटर को भेजेंगे। तो ये कुछ इंटरव्यू के मेथड्स हैं। ठीक है, अब कुछ और भी इंटरव्यू मेथड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अदर इंटरव्यू मेथड्स। अब और भी कुछ इंटरव्यू मेथड्स है, अदर इंटरव्यू मेथड्स क्या क्या है, मैं यहाँ पे लिख कर रखूंगा। पहला जो हमारा है वो है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मेथड, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मेथड। दूसरा जो है हमारे पास, उसका नाम है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मेथड। थर्ड वन जो है वो है फोकस्ड इंटरव्यू मेथड। फोर्थ वन जो है वो है क्लिनिकल इंटरव्यू मेथड। फिफ्थ जो है वो है ग्रुप इंटरव्यू मेथड। और लास्ट जो है वो है डेप्थ इंटरव्यू मेथड। ठीक है, तो ये कुछ अदर इंटरव्यू मेथड्स है। ये तो हमारे पास मेन मेथड्स है जब हमें डेटा कलेक्ट करना होता है। और भी कुछ है, जैसे स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड है आपके सामने, अनस्ट्रक्चर्ड है आप। तो उसके बाद चलो एक एक करके इनको समझेंगे क्या होते हैं ये स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मेथड होता है ना बेटा, इसमें सबसे पहले ये जो इन्वेस्टिगेटर जो होता है, ये पहले ही क्वेश्चंस को डिफाइन करके रखता है, मुझे कल क्या पूछना है इस रेस्पोंडेंट से। क्या मतलब, यहाँ पे पहले ही हम प्री डिटरमाइन करते हैं क्वेश्चंस को, प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे हम पहले ही क्वेश्चंस को डिटरमाइन करके रखते हैं कि कल हमें क्या पूछना है। तो प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस आर प्रिपेयर्ड बाय इंटरव्यूअर या बाय इन्वेस्टिगेटर, जो भी इन्वेस्टिगेटर होगा या इंटरव्यूअर होगा, इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, इन एडवांस में ही। तो पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे क्या होता है, पहले ही प्री डिटरमाइन, पहले ही मैं सोच कर रखता हूँ, पहले मैं लिख कर रखता हूँ कि कल मुझे क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। यहाँ से जो डेटा कलेक्ट होगा ना, वो डेटा आपका कलेक्ट होगा, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट होगी, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद जो आप क्वेश्चन पूछोगे ना, यहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछोगे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्या पूछोगे, अभी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस होते हैं, देखो, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये भी हमें आगे पढ़ना है। एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, दूसरा होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। पहला पॉइंट क्या है, पहले ही क्वेश्चन को प्रिपेयर किया जाता है। दूसरा क्या है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब है कि आपको यस नो क्वेश्चन बोलने हैं या फिर और ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन यहाँ पे पूछने हैं। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मेथड वो मेथड होता है जहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले ही क्वेश्चन को डिटरमाइन किया जाता है कि मुझे क्या पूछना है रेस्पोंडेंट को, और वहां से आपको कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड। तो अनस्ट्रक्चर इसका उल्टा है, यहाँ पे ये प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस को फॉलो नहीं करता है, जो इसके मन में आ जाएगा तब ये वही पूछेगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चंस आर नॉट प्री डिटरमाइंड, ये पहले ही आर नॉट प्री डिटरमाइंड इन एडवांस, पहले ये
एडवांस में नहीं सोच कर रखते कि हम कल क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, ये पहले ही लिख कर नहीं रखते हैं कि कल हमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। और क्या पॉइंट है इसमें, यहाँ पे आपको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछोगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछोगे, बिल्कुल ऊपर जो है उसी का उल्टा, ठीक है। तो क्वेश्चंस पहले ही आप सोच कर नहीं रखते हो, पहले आप तैयारी करके नहीं रखते हो कल मैं रेस्पोंडेंट से क्या क्वेश्चंस पूछ, आप जाते हो इंटरव्यू करते हो, जैसे आपका वाइवा होता है प्रैक्टिकल में, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल जो वाइवा लेता है वो कुछ भी फिर पूछता है, कल कहाँ थे, है ना, खाना कितने बजे खाया था, क्या था खाने में, तो उसकी मर्जी, तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछता है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस होते हैं बेटा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, जहाँ पे आप बिल्कुल डिस्कशंस कर सकते हो, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्लोज एंडेड नहीं होते, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते, ये होते अनरिस्ट्रिक्टेड, आपकी मर्जी आप कितना भी खींचो डिस्कशन को, अनरिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ये होते हैं आपके क्या, रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फोकस्ड, देखो ये इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट है और लास्ट वन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोकस्ड इंटरव्यू मेथड कौन सा मेथड होता है, देखो ध्यान से, कोई पर्सन, देखो ये इसको डिस्कस करेंगे, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा नीचे लाऊंगा। अब देखो ध्यान से, फोकस्ड इंटरव्यू मेथड कौन सा मेथड होता है इसको समझेंगे। अगर कोई पर्सन, फॉर एग्जांपल ये इन्वेस्टिगेटर है और ये रेस्पोंडेंट है, रेस्पोंडेंट की पहले से ही कहीं पे काम करने की एक्सपीरियंस है, क्या है, एक्सपीरियंस है, और अब ये किसी और कंपनी में जा रहा है, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, किसके लिए जा रहा है बेटा, इंटरव्यू के लिए। अब ये जो इन्वेस्टिगेटर है ना, ये इसे क्वेश्चंस पूछता है कि बताओ आप किस कंपनी में काम कर रहे थे, ये बोल रहा है कि सर मैं आईटी कंपनी में काम कर रहा था। अब ये इन्वेस्टिगेटर इसको आईटी कंपनी में बोलेगा, फॉर एग्जांपल मुझे बताओ सॉफ्टवेयर के बारे में, मुझे बताओ हार्डवेयर के बारे में, ठीक है। तो इसने फोकस इसको किया किस पे, इसके एक्सपीरियंस पे, इसने किस में काम किया है, उसी में इसको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, ये फोकस्ड इंटरव्यू मेथड है, या फिर आप इसमें पॉइंट एक लिख भी सकते हो, ठीक है। इस पे अटेंशन दिया जाता है, अटेंशन इन फोकस्ड, फोकस्ड ऑन गिवन एक्सपीरियंस, ऑन गिवन, ऑन गिवन एक्सपीरियंस, ऑन गिवन एक्सपीरियंस ऑफ रेस्पोंडेंट, ऑन गिवन एक्सपीरियंस ऑफ रेस्पोंडेंट, ठीक है बेटा। उसके बाद क्लिनिकल इंटरव्यू मेथड, ये बिल्कुल इसका अपोजिट है, ठीक है। अब अगर इन्वेस्टिगेटर ये है और ये रेस्पोंडेंट है, इन्वेस्टिगेटर इसको इंटरव्यू करेगा, लेकिन ये इसको पूछेगा, फॉर एग्जांपल ये जो रेस्पोंडेंट है इसको कहीं पे लॉस हुआ है या ये परेशान है, तो इन्वेस्टिगेटर का काम क्या है, यहाँ पे इसको मोटिवेट करेगा, क्या करेगा, इसको मोटिवेट करेगा, ठीक है। तो क्लिनिकल मेथड क्या है, ये इसकी फीलिंग्स को या फिर इसको मोटिवेशन देगा, ठीक है। लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बोलेगा, लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बोलेगा। ऊपर इसने इसको बोला कि जिस जिस कंपनी में एक्सपीरियंस थी, जिस कंपनी में एक्सपीरियंस थी उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन फॉर एग्जांपल इस पर्सन को लॉस हुआ है, ये परेशान है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेटर इसको क्या काम करेगा, मोटिवेट करेगा, लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो ये होता है क्लिनिकल इंटरव्यू मेथड, ठीक। उसके बाद ग्रुप इंटरव्यू मेथड क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर काम करेगा, एक रेस्पोंडेंट, दो रेस्पोंडेंट, तीन रेस्पोंडेंट, चार रेस्पोंडेंट, इनको एट ए टाइम क्या करेगा, काम इंटरव्यू करेगा। उसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट, डेप्थ इंटरव्यू मेथड। डेप्थ इंटरव्यू मेथड क्या होता है, ये यूजुअली यूज होता है जब सिविल एस्पायरेंट्स, सिविल सर्वेंट्स या सिविल एस्पायरेंट्स जो फॉर एग्जांपल यूपीएससी देते हैं ना, तो आप इसको भी याद रख सकते हो, वहां पे डेप्थ इंटरव्यू मेथड होता है। इसमें हम एक पॉइंट लिखेंगे, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू विद with a single
रेस्पोंडेंट आपने देखा होगा वहां पे यूपीएससी में एक ही रेस्पोंडेंट होता है सामने, पैनल के सामने, लेकिन सामने कौन है तो होते हैं हाईली स्किल्ड इंटरव्यूअर। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो पैनल होती है यहाँ पे, ये इंटरव्यूअर दो तीन होते हैं और ये रेस्पोंडेंट अकेला सामने रहता है ना, और ये जो होते हैं ना ये बहुत सिक्योर्ड होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। जो हमारे पास और भी कुछ मेथड्स है इंटरव्यू के, तो वो क्लियर होंगे। स्ट्रक्चर्ड भी इम्पोर्टेंट है, अनस्ट्रक्चर्ड इम्पोर्टेंट है, डेप्थ भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, मैंने आपको समझाया कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, उनको समझेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन होता है क्या, कंप्रहेंशन। ये तो सबको पता होगा, कंप्रहेंशन, कंप्रहेंशन क्वेश्चंस। ठीक है, दूसरा मैं लिख कर रखूंगा यहाँ पे ओपन एंडेड, जो ऊपर भी हमने देखा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तीसरा क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। उसके बाद कंटिंजेंसी क्वेश्चंस, कंटिंजेंसी क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट लीडिंग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट है, लीडिंग क्वेश्चंस। उसके बाद लोडिंग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट है, लोडिंग क्वेश्चंस। ठीक है, इनको समझेंगे, ये 5-6 क्वेश्चंस टाइप से। ठीक है, इनको समझेंगे एक एक करके। कंप्रहेंशन क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा आस्किंग, ये आस्किंग रेस्पोंडेंट है, आस्किंग रेस्पोंडेंट अबाउट प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो अगर कोई फॉर एग्जांपल ये इन्वेस्टिगेटर है, ये रेस्पोंडेंट है, इसको इंटरव्यू, ये इसने अप्लाई किया है जॉब के लिए, तो ये जो इंटरव्यूअर है ना यहाँ पे, ये इसको बोलेगा कि बताओ अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, तो अगर इसने इसको बोला कि पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, तो वो होते हैं कौन से क्वेश्चंस, कंप्रहेंशन क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन अगर इसने इसको बोला कि फॉर एग्जाम्पल, के चलो ये तो हो गया क्लियर, कॉम्प्रहेंशन, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। लेकिन ये क्लोज एंडेड समझो पहले। अगर इसने इसको बोला कि क्या आपने खाना खाया, इसने इसको बोला है यस या नो। ठीक है, अगर इसने इसको बोला है कि फॉर एग्जाम्पल क्या ये सही है गलत है, फॉर एग्जाम्पल ये बोलेगा कि जो इसराइल वर्सेस पैलेस्टाइन हो रहा है, क्या ये सही है या गलत है, ये बोल सकते हैं ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, यस नो क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, उनको बोला जाता है बेटा क्या, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को और एक नाम से हम बोल देखते हैं रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चंस या फिर शर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने यस बोला तो चुप करना है, इसने नो बोला तो इसको चुप करना है। ठीक है, बस एक वर्ड से कंक्लूड करना है अपने आंसर को। ओपन एंडेड में इसको ये फॉलो नहीं करना है, ओपन एंडेड में इसको क्वेश्चंस दैट कैन नॉट बी आंसर्ड विद, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वेश्चंस that cannot be answered, that cannot be answered with yes or no, yes or no। ठीक है, yes or no से एक नहीं हो सकता है आंसर। ठीक, तो फिर किससे होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इसको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव में जा सकता है। ठीक है, 2-3 स्टेटमेंट्स में भी अपना आंसर दे सकता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं ओपन एंडेड को क्या, ये अनरिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन, यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये कौन से क्वेश्चन होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब उसके बाद कंटिजेंसी क्वेश्चंस को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फॉलो अप क्वेश्चंस। क्या बोला जाता है, फॉलो अप क्वेश्चंस। फॉलो अप क्वेश्चंस का क्या मतलब है, आप बोलोगे सर जब ये इन्वेस्टिगेटर बोलेगा इसको कि कल आपने खाना खाया, अगर इसने बोला यस, उसके बाद अगर इसी क्वेश्चन पे और एक क्वेश्चन डेराइव हुआ कि खाने में क्या था, अब ये हुआ क्या, कंटिजेंसी क्वेश्चन। ठीक है,
अगर इसने इसी क्वेश्चन को फॉलो किया, इसने इसको बोला कि फॉर एग्जांपल बताओ यूक्रेन वर्सेस या फिर इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन, क्या ये वार सही है, इसने बोला हाँ, अब इसी पे बोलेगा बताओ क्यों। ठीक है, तो इनको बोला जाता है क्या, फॉलो अप क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी पे अगर और एक क्वेश्चन पूछा गया तो उसको बोला जाएगा क्या, फॉलो अप क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद लीडिंग क्वेश्चन एंड लोडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है कि देखो, ये आपने, चलो मैं पहले स्टेटमेंट ही लिखूंगा, रेस्पोंडेंट इज पुश्ड towards towards answering in a particular manner, in a particular manner, in a particular manner। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब हमारा वाइवा होता है ना, वाइवा लेने वाला होता है इन्वेस्टिगेटर या इंटरव्यूअर, है ना, और हम होते हैं रेस्पोंडेंट्स। ठीक है, जब ये हमें कोई क्वेश्चन पूछता है ना और हमसे नहीं होता है वो क्वेश्चन, फिर ये क्या काम करता है, ये इंटरव्यूअर हमें कुछ हिंट देता है। हिंट देता है इसलिए ताकि हम इसको आंसर दे पाए। ठीक है, ये कुछ हिंट देता है ताकि हम इसको आंसर दे पाए, तो इसको बोला जाता है लीडिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो रेस्पोंडेंट को पुश किया जाता है कि आप दे दो इस मैनर में अपना आंसर। ठीक है, कभी रेस्पोंडेंट गलत आंसर देता है तो फिर हम उसको कुछ हिंट देते हैं कि नहीं बेटा, आप इस तरीके से आंसर अपना दे दो। उनको बोला जाता है लीडिंग क्वेश्चन, हम उसको लीड कर रहे हैं, नहीं आपको इस तरीके से जाना चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो लोडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, आप बोलोगे सर ये होते हैं कौन से, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। और ये तो मैंने आपको ऊपर भी सिखाया कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हमने क्या क्या पढ़ा आज। हमने स्टार्ट किया लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट से, उसके बाद हमने पढ़ा मेलर क्वेश्चनियर, उसके बाद शेड्यूल भी हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा इसके कुछ क्वालिटीज होते हैं, है ना, किस तरीके से इस क्वेश्चनियर को बनाया जाएगा, उसके बाद क्या टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस के। इसके बाद अब हम देखेंगे और भी कुछ मिसलीनियस है। ठीक है, और भी थोड़ा सा मिसलीनियस है, एक बार पूछा गया था शायद एग्जाम में। एक होता है आपका क्या, डिसग्यूस्ड क्वेश्चनियर, टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर, है ना, और होता है अनडिसग्यूस्ड क्वेश्चनियर। इन दोनों का क्या मतलब है, ठीक है, समझेंगे इनको जब, देखो ध्यान से। डिसग्यूस्ड होता है वो जब रेस्पोंडेंट को खुद पता नहीं होता है कि हमसे ये क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर मैं रास्ते में चल रहा हूँ और मुझे किसने देखा, पुलिसमैन ने। अब ये पुलिसमैन जब मुझे रोकता है और मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, बताओ बेटा आप कहाँ रहते हो, अच्छा अपना आई कार्ड दिखाओ, आई कार्ड का फोटो उठाता है ना, या फिर कहाँ से आए हो। अब ये रेस्पोंडेंट जो है ना, ये परेशान होता है, क्या होता है, परेशान होता है कि मुझसे ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इस रेस्पोंडेंट को खुद पता नहीं होता है, रेस्पोंडेंट डज नॉट नो पर्पस ऑफ स्टडी, ये क्यों पूछ रहा है मुझसे। रेस्पोंडेंट डज नॉट नो पर्पस ऑफ स्टडी, इसको खुद पता नहीं होता पर्पस ऑफ स्टडी, इसको खुद पता नहीं होता है कि ये पुलिसमैन मुझे ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछता है। ठीक है, लेकिन अब जहां पे पता होता है तो वहां पे हम लिखेंगे क्या, रेस्पोंडेंट जब जानता है पर्पस ऑफ स्टडी क्या है, तो रेस्पोंडेंट इज विलिंग टू आंसर। यहाँ पे इसको पता होता है इसीलिए अपना आंसर देता है, ये विलिंग होता है आंसर देने के लिए, लेकिन यहाँ पे विलिंग नहीं होता है, फिर भी देता है इसलिए क्योंकि इसको फोर्स करता है, या फिर इसको खुद पता नहीं होता है कि क्यों ये मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो ये एक बार पूछा भी गया था, तो हम PYQs भी करेंगे इसके साथ साथ ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हमारे PYQs ही आ जाएंगे, लेकिन पहले इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा जितना भी हमने पढ़ा, तो इसको एक दो बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा सेकेंडरी डेटा पे, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड, उसके बाद हम डिफरेंस करेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे सेंसस और सैम्पलिंग पे। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।